नमस्कार। इस वीडियो में हम पीछे की श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हुए मांस धातु पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्व में हमने देखा कि सप्त धातुओं में एक क्रम है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। हमने पीछे रस और रक्त की चर्चा की थी। इस कड़ी में हम मांस धातु पर चर्चा करेंगे। अब देखिए इसका कार्य क्या है। इसका सामान्य कार्य यह है लेपन अथवा उपदेह। जैसे आप देखते होंगे कि कोई मकान बनता है तो उस मकान की दीवारें बन जाती हैं, ईंट लग जाती है, उसके बाद फिर उसके ऊपर से एक सीमेंट लगती है। तो मांस जो धातु है वो मांस धातु वस्तुतः एक सीमेंट जैसी है। तो यह मिट्टी के लेप की तरह शरीर का लेपन करती है और इसका कार्य क्या है, शरीर को पुष्टि प्रदान करना और इससे अपने आगे जो आने वाली धातु है यानी मेद, उसका जो है निर्माण करती है। अब कैसे पता चलेगा कि यह धातु बढ़ी हुई है? तो इसका लक्षण आपको गर्दन, नितंब, गाल, ओंठ, जंघा, बाहु, टांगें, पिंडलियां, पेट, छाती आदि में मांस बढ़ने से मोटापा आता है और शरीर में भारीपन आता है। यानी इतने जगहों पर मांस वृद्धि के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। मांस में वृद्धि होने पर मांसाहार क्रियाओं को अपनाना चाहिए और घी, तेल, वसा आदि स्निग्ध पदार्थों और चीनी व उससे बनी मिठाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी यदि मांस में वृद्धि हो रही है, सामान्य तौर पर उसके लक्षण कैसे आएंगे? वेट बढ़ेगा। तो अगर ऐसी स्थिति है तो क्या करना चाहिए हमको? संशोधन क्रिया, यानी संशोधन का मतलब क्या हुआ कि एक प्रकार से डिटॉक्स करना शरीर को। और फिर किन चीज़ों से हम दूर रहेंगे? घी, तेल, वसा आदि पदार्थों और मिठाइयों से। फिर इसके क्षय के लक्षण क्या है? इसका क्षय का जब क्षय होगा तो शरीर में दुर्बलता प्रतीत होगी, शरीर में रूखापन लगेगा और थकावट महसूस होगी, चुभने सी पीड़ा महसूस होगी, धमनियों की क्षीणता महसूस होगी। तो अगर मांस वृद्धि करना है तो उसके लिए हमको किन किन पदार्थों का सेवन करना पड़ेगा? दूध और दूध से बने पदार्थ, मूंग, चना आदि। ये क्या करते हैं? वस्तुतः वेट गेन करने में मदद करते हैं, यानी प्रोटीन के कारक हैं। फिर धान्यों के ताजे अंकुर लेने चाहिए और जो लोग मांस खाते हैं उनके लिए मांस और मांस रस उपयोगी है। फिर मांसज रोग यानी मांस वृद्धि से होने वाले जो रोग हैं, इसमें कौन कौन से रोग हैं? उरु वृद्धि, गलगंड, गंडमाला। आप लोग कमेंट करके बताएंगे इस गलगंड को क्या कहते हैं, किस और नाम से जाना जाता है। जिह्वा, तालु, कंठ आदि में अधिमांस, गलशुंडिका, देखिए टांसिल का हिंदी नाम। फिर अर्बुद, जिसको हम सामान्य भाषा में ट्यूमर कहते हैं। फिर मत्स्य होना और पेट की चर्बी का बढ़ना, ये मेद है। फिर गिल्टियां हो जाना, भोजन नली का एक रोग। फिर मांस का सड़ना और अलजी, एक प्रकार का चमड़ी का रोग। फिर चिकित्सा, मांसज रोगों की चिकित्सा के लिए शल्य कर्म, क्षार कर्म और अग्नि कर्म को उपयोगी मानती। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में आपके लिए ये प्रश्न बन सकता है कि मांसज रोगों की चिकित्सा के लिए निम्न में से क्या उपचार किया जाना चाहिए।
तो आपको विकल्प में दे देगा शल्य कर्म, फिर दूसरा विकल्प क्षार कर्म और अग्नि कर्म, इसके बाद दे दिया द्रव कर्म। तो आप अगर जान रहे हैं तो ये समझ जाएंगे कि इसमें द्रव कर्म उपयोगी नहीं है। फिर इसके बाद मेद धातु अगली धातु है। अब इसका हम सामान्य कर्म देखेंगे। इसका सामान्य कर्म क्या है? स्नेहन, यानी जो शरीर में चिकनाहट है, चिकनाहट प्रदान करना, गर्मी प्रदान करना, फिर हड्डियों में दृढ़ता और स्थिरता लाना। इससे अगली धातु का निर्माण होगा। अगली धातु क्या है? मेद के बाद क्या आएगी? अस्थि। इसके वृद्धि के लक्षण क्या हैं? शरीर में बहुत ज़्यादा चिकनाहट महसूस होगी, हाँ, मांस वृद्धि जैसे लक्षण। फिर कास, कास का मतलब जैसे देखा होगा आपने कि जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है या वजन ज़्यादा होता है, वो थोड़ा सा ही कार्य करेंगे तो उनकी सांस फूलने लगती है। तो यह किस चीज़ का परिचायक है? यह परिचायक है मेद वृद्धि का। तो इस धातु में वृद्धि होने से ये सब लक्षण निकल करके आएंगे। और क्या होगा? थोड़े से परिश्रम से आपकी श्वास फूलने लगेगी, थकान महसूस होगी। फिर नितंबों पर आपका जो नितंब का हिप्स जो है, आपके हिप्स पर क्या होगा? मांस की वृद्धि दिखाई पड़ेगी। फिर स्तन और पेट आपके लटकते हुए मालूम पड़ेंगे। इसके अलावा शरीर से एक अलग तरह की स्मेल आपको आएगी, यानी पसीने में ज़्यादा बदबू आएगी। ये लक्षण किस चीज़ का है? कि आपके अंदर मांस की वृद्धि हो रही है। तो जब मेद आपका बढ़ जाएगा तो उस मेद के बढ़ने से अब क्या क्या है, समस्या भी आएंगी और उसका निपटारा कैसे किया जाएगा इसको नीचे हम देखेंगे। जैसे लक्षण क्या होंगे? संधियों में टूटने की पीड़ा और शून्यता की अनुभूति, यानी नमनेस आपको फील होगी। फिर आंखें जो हैं आपकी मुरझाई हुई मालूम पड़ेंगी। बाल, त्वचा, कान आदि अंगों में रूखापन प्रतीत होगा। बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी। कमर को अगर स्पर्श करेंगे तो उस स्पर्श का पता आपको नहीं चलेगा। प्लीहा में वृद्धि होगी, स्प्लीन जो आपकी है। फिर रोगी की इच्छा वसायुक्त मांस का सेवन करने की होती है। ये जो है इसके लक्षण है। कृष्णता यानी जो दुर्बलता है उसको दूर करने वाले उपायों को अपनाना चाहिए अगर ये कमी आपको हो रही है तो। फिर मेदज रोग, मुंह का मीठा स्वाद, हाथ पैरों में जलन, बालों का उलझा होना या जटाएं बन जाना, मुख कंठ तालू सूखना, आलस्य, बहुत अधिक प्यास, शरीर से पसीना आदि अधिक मात्रा में निकलना, शरीर के छिद्रों से ज़्यादा स्राव होना, शरीर में जलन महसूस होना, शरीर का शून्य पड़ जाना, ये सब लक्षण है। फिर जब ये मेद धातु अधिकता से हो तो स्थूलता यानी जिसको हम मोटापा कहते हैं कि अपतर्पण, अपतर्पण का मतलब क्या हुआ? उपवास आदि से चिकित्सा करनी चाहिए। तो ये पूछा जा सकता है कि मेद धातु की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी चिकित्सा उपयोगी है? तो आप उसमें क्या चुनेंगे? अपतर्पण। ठीक है, फिर आगे हम लोग चलते हैं। और जब कमी हो जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यानी कोई आदमी बहुत पतला दुबला है तो उसकी चिकित्सा कैसे की जाएगी? उसके लिए करेंगे संतर्पण। तो ये दोनों टर्म आप याद रखेंगे। अपतर्पण यानी जो आदमी बहुत मोटा है उसकी चिकित्सा के लिए अपतर्पण, और जो आदमी दुर्बल है उसके लिए संतर्पण चिकित्सा। यानी संतर्पण का मतलब क्या हुआ? जो स्निग्ध पदार्थ है, जो चिकनाहट युक्त पदार्थ है उसका सेवन करना है। यानी जो दुबला पतला आदमी है उसको घी वगैरह या जो तेल वगैरह है इसका सेवन करना चाहिए। और जो मोटा आदमी है उसको क्या करना चाहिए? उपवास आदि से अपनी चिकित्सा करनी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने आपके सामने इसकी चर्चा की और
आगे के वीडियो में हम पुनः इसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे।